नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जेएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं सेट नंबर दूसरे का पार्ट नंबर दूसरा। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैंने जो है क्वेश्चन 4 का ख तक करा चुका था, ठीक है, पहले पार्ट में। आज हम स्टार्ट करेंगे 4 का ग से। तो चलते हैं बिना देरी किए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही जल्द। तो देखते हैं कि हमारा 4 का ग क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलते हैं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 4 का ग क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर कह रहा है अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया के लिए आयनिक समीकरण दीजिए। पहला है H2H से, किससे, H2S से, और दूसरा Fe से, तीसरा है आयन से, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, आपको पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि हेडिंग डालना है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, KMnO4 होता है। क्या होता है, KMnO4। ये हमारे पास KMnO4 है। बनाने की विधि पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले नंबर में क्या किया था, पद नंबर 1 में कि लेना है आपको MnO2। क्या लेना है, MnO2 लेना है। MnO2 का नाम क्या है, पाइरोल्यूसाइड। क्या नाम है, पाइरोल्यूसाइड नाम है। और किसके साथ क्रिया कराना, और क्या क्या लेना है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या लेना है, O2 ऑक्सीजन गैस भी लेना है। जब आप तीनों चीज लोगे तो क्या बनेगा, जब तीनों चीज आप लोगे तो देखिए क्या बनेगा, पोटेशियम मैग्नेट। क्या बनेगा प्रिय विद्यार्थियों, पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, जिसका सूत्र होता है K2MnO4 होता है। और इसके साथ साथ क्या निकलेगा, 2H2O निकल जाएगा। या कितना कितना निकलेगा, H2O, 2H2O, ठीक है ना। इसके बाद में क्या करना आपको, पद नंबर दूसरे में जो हमारे पास पोटेशियम मैग्नेट बना है K2MnO4, इसकी क्रिया आप किसके साथ कराना है, H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो क्या बनेगा, बन जाएगा KMnO4 और प्लस K2SO4 बनेगा, प्लस MnO2 प्लस 2H2O निकल जाएगा, ठीक है ना। ये सभी चीज निकल जाएंगे। मेन प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। यही है बनाने की विधि, 2 स्टेप में होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए वो क्रिया कराने के लिए कह रहा था किसके साथ, H2S के साथ, और ये Fe के साथ आयन। देखिए यहाँ हमें अब क्या करना है, इसके बाद कि लेना है प्रिय विद्यार्थियों पोटेशियम परमैंगनेट, यानी क्या लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। तो देखिए आयन में टूटेगा तो कैसे बनेगा, MnO4 माइनस। क्या होता है, MnO4 माइनस, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं होता है KMnO4, तो K प्लस अलग हो जाएगा, ये पूरा MnO4 माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। वही लिखा आयनिक समीकरण के लिए कह रहा था, क्या कह रहा था, आयनिक समीकरण देना, इसलिए हमें आयन में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसीलिए इसको हमने आयनों में तोड़ दिया है, ठीक है ना। तो MnO4 माइनस में रह जाएगा क्योंकि K प्लस अलग हो जाएगा। तो और H2S के साथ कह रहा है H2S लेंगे, लेकिन अम्लीय माध्यम में होगा। किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, H प्लस भी होगा, ठीक है ना। तो देखिए जब ये तीनों चीज आप लोगे प्रिय विद्यार्थी तो क्या बनेगा, Mn2 प्लस प्लस ये 5 सल्फर निकल जाएंगे ना। ये हमारे पास जो S है ये क्या है, S है, लेकिन ये 5 है, ठीक है ना। संतुलित किया गया है क्योंकि यहाँ पर, और 8 H2O निकल जाएंगे, तो यहाँ पर संतुलित भी कर दिया गया समीकरण, आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर में है Fe से क्रिया। तो देखिए MnO4 माइनस जो है अम्लीय माध्यम में Fe से क्रिया करेगा, यानी Fe2 प्लस से, किससे, Fe2 प्लस से। तो बनाएगा क्या, बनाएगा Mn2 प्लस प्लस 5 Fe3 प्लस प्लस 4H2O, ये बनाएगा, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों के दोनों समीकरण आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या था, आयन से। क्या कह रहा था, आयन से। लेकिन प्रिय विद्यार्थी यह प्रश्न जो है अधूरा है, यह प्रश्न अधूरा है, क्योंकि आयन तो कह दिया लेकिन यह नहीं बताया इसने कि किस आयन के साथ क्रिया कराना है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको लिख देना है यह प्रश्न अधूरा है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि किस आयन के साथ, यानी किस आयन के बारे में पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल तरह से गलत है, ठीक है ना। ये प्रश्न ये जो पूछा है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला नंबर है हमारे पास,
अगला नंबर कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों 4 का घ है। कह रहा है कि क्वथनांक उन्नयन क्या है। एक द्रव का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, ठीक है ना। फिर कह रहा है 58 ग्राम मोल इनवर्स मोलर द्रव्यमान के 1.8 ग्राम आवासशील विलेय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है, ठीक है ना। फिर कह रहा द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वथनांक उन्नयन होता क्या है। क्वथनांक उन्नयन तो आपको लिखना है विलयन का क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों क्वथनांक का उन्नयन बराबर होता है, क्वथनांक का उन्नयन को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीबी से। किससे, डेल्टा टीबी से। क्वथनांक उन्नयन को क्या लिखते हैं, डेल्टा टीबी, ठीक है ना। तो डेल्टा टीबी बराबर होता है टी माइनस टी नाट। क्या होता है, टी माइनस टी नाट होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। टी हमारे पास क्या है, टी है विलयन का क्वथनांक और टी नाट क्या है, विलायक का क्वथनांक है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, टी है विलयन का क्वथनांक, टी नाट क्या है, विलायक का क्वथनांक है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है यहाँ पर विलयन का क्वथनांक यानी विलयन का क्वथनांक टी और विलायक का क्वथनांक, और विलायक का क्वथनांक क्या, टी नाट। तो दोनों के अंतर को ही क्या कहते हैं, यानी क्वथनांक उन्नयन। तो वही है, सूत्र से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद दिया क्या है, देखिए दिया है हमारे पास, वो कह रहा है एक द्रव का क्वथनांक। ये जो द्रव है ना, इस द्रव का यानी टी नाट का मान है, ठीक है ना। किसका मान है, टी नाट का यानी कि विलायक का। तो ये हमारे पास एक द्रव का क्वथनांक इतना है, तो आपको लिख लेना टी नाट का। फिर कह रहा है कि 58 ग्राम मोल इनवर्स मोलर द्रव्यमान के 1.8 ग्राम आवासशील विलेय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर, क्यों घोला जा रहा है, अब किसमें, जो हमारे पास एक द्रव है, द्रव में क्या घोला जा रहा है, आवासशील विलेय को घोला जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास जब घोल दिया जाएगा तो विलयन का क्वथनांक कह रहा है इतना हो जाता है। तो विलयन का क्वथनांक क्या है, यानी टी का मान इतना है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन हमारे पास जो द्रव है ना जिसमें घोल रहे हैं, उसका मान कितना है प्रिय विद्यार्थियों, उसका मान है 90 ग्राम। इसी में तो घोल रहे हैं विलायक में। तो विलायक का भार हमारे पास यानी डब्लू का मान, बड़ा वाला डब्लू का मान कितना है, 90 ग्राम है, ठीक है। और जिसे हम घोल रहे हैं ना वो होता है विलेय। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी अणु भार कितना है, 58 ग्राम मोल इनवर्स है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, उस कितनी मात्रा उसकी, तो 1.8 ग्राम आवासशील विलेय है, यानी कि विलेय का भार कितना है, 1.8 ग्राम विलेय का, ठीक है ना। विलेय के लिए स्मॉल लेना है और विलायक के लिए कैपिटल लेना है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। और कह रहा है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात की, उन्नयन स्थिरांक कह रहा है ना, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, तो वो होता है केबी। वो क्या होता है, केबी, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों इसका आगे हम देखते हैं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर होता है के बी गुड़े स्मॉल डब्लू गुड़े 1000 बटे स्मॉल एम गुड़े कैपिटल डब्लू और ग्राम में होता है, ठीक है ना। तो देखिए डेल्टा टीबी कैसे निकाला जाता है मैंने अभी बताया, ठीक है ना। टी माइनस टी नाट, ठीक है ना। तो टी का मान कितना था, विलयन का क्वथनांक है इतना दिया था, आप देख सकते हैं। और टी नाट यानी विलायक का कितना था, इतना था, ठीक है ना। और इसके बाद के बी का मान निकालने के लिए कह रहा था और डब्लू का मान दिया था। सभी मान आप रख दीजिएगा। रखने में जब आप घटाओगे इतना आएगा। इसके बाद ये सभी हल करोगे, हल करने के बाद आपको फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 2.552 यानी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिए, ये केल्विन है, किलोग्राम है, ये मोल इनवर्स है। ये मात्रक भी आपको ध्यान में रखना है। तो के बी का मान इतना निकल आएगा, ठीक है, आप हल करोगे तो। इसके बाद देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन है। कह रहा है 5 का कहा फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को संक्षिप्त में समझाइए। फिर कह रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 20 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा कह रहा, ठीक है ना। सबसे पहले हम फैराडे के नियम समझेंगे। तो देखिए फैराडे का पहला नियम, ये क्या, फैराडे का पहला नियम क्या कहता है, फैराडे का पहला नियम कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा किसके, आवेश के समानुपाती होता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा है उसे हम डब्लू से दिखाते हैं, किससे,
W से दिखाते हैं, लेकिन आवेश को Q से, आपको पता ही है। तो ये क्या, एकत्रित पदार्थ की मात्रा आवेश के क्या है, समानुपाती है। ये क्या है, समानुपाती का है, ठीक है ना। तो देखिए बस यही है, क्या है, यही है फैराडे का पहला नियम, ये ध्यान में रखना। ये है एकत्रित पदार्थ की मात्रा और ये क्या है, आवेश है, दोनों क्या एक दूसरे के समानुपाती हैं। जब आप समानुपाती के चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा, जेड आएगा। क्या आएगा, जेड। जेड क्या है, एक नियतांक है। अब हमें पता है प्रिय विद्यार्थियों, नहीं आवेश Q बराबर होता है IT। क्या होता है, IT। तो जेड IT हो जाएगा सूत्र, ठीक है ना। Q की जगह IT रखोगे तो इसके बाद देखिए जेड बराबर होता है प्रिय विद्यार्थियों ने, नियतांक जेड बराबर होता है E बटे एफ। क्या होता है, E बटे एफ। E क्या होता है, तुल्यांकी भार। E क्या होता है, तुल्यांकी भार। F क्या है, फैराडे नियतांक। F क्या है, फैराडे नियतांक। आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। E है तुल्यांकी भार, F है फैराडे नियतांक। तो आप जेड की जगह E बटे एफ रखोगे तो E बटे एफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से सूत्र निकल के आ जाएगा हमारा, यह हमारा सूत्र निकल के आ जाएगा, W बराबर EIT बटे एफ। क्या आ जाएगा, EIT बटे एफ आ जाएगा, ठीक है। फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। किसके, तुल्यांकी भार के, यानी कि मतलब जहां आवेश था वहां ई कर देना है, क्योंकि तुल्यांकी भार को किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमें क्या करना है, हमें लगाना है न्यूमेरिकल, ठीक है ना। अब देखिए न्यूमेरिकल में क्या है, 2 एम्पियर धारा है, यानी आई का मान है। तो आई का मान देखिए यहाँ पर, आई का मान है, आई का मान है 2। इसके बाद मिनट कितना है, 20 मिनट है। तो आप यहाँ रखिएगा टी का मान कितना, टी का मान आप रखिएगा 20 मिनट, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है द्रव्यमान ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करिए, यानी कि मतलब डब्लू का मान कह रहा है। क्या कह रहा है, डब्लू का मान निकालने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है एफ का मान आपको ध्यान में रखना है, एफ का मान आपको ध्यान में रखना। सूत्र कौन सा लगाएंगे, यही सूत्र लगाना है, यही हमें सूत्र लगाना है। एकत्रित पदार्थ की मात्रा यही है, ठीक है ना, डब्लू का मान, क्योंकि द्रव्यमान और भार केमिस्ट्री में दोनों को एक माना गया है, ठीक है ना, और जबकि फिजिक्स में अलग अलग होते हैं दोनों, ये ध्यान में रखिएगा। अभी आप सोच रहे होंगे द्रव्यमान यानी मास, यहाँ पर तो डब्लू है ना, वेट, तो आप सोच रहे होंगे तो डब्लू से क्यों दिखाते हैं द्रव्यमान को। तो प्रिय विद्यार्थियों ये ध्यान में रखिएगा, डाउट आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में द्रव्यमान बोलो या भार बोलो बात एक ही है, ठीक है ना। तो हम जो है द्रव्यमान को W से भी दिखा सकते हैं और M से भी दिखा सकते हैं, केवल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नहीं, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, W का मान निकालने के लिए कह रहा है, F का मान तो आपको याद ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि F का मान कितना होता है, 96,500 होता है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों हमें दिक्कत किस में है, E का मान निकालने में। तो E बराबर होता है भार बटे अणुभार। क्या होता है, भार बटे अणुभार बटे संयोजकता होता है। सूत्र क्या होता है, ई बराबर होता है तुल्यांकी भार, ई बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता। क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता होता है। तो अणुभार जब आप निकालोगे, यानी कापर का अणुभार कितना होता है, कापर का होता है 63। कितना होता है, कापर का 63 होता है, क्योंकि कापर का है तो द्रव्यमान पूछ रहा है, सवाल में कह रहा है कापर का द्रव्यमान क्या होगा, तो कापर की बात कर रहा है ना, तो हम कापर का यानी कि मतलब अणुभार लिखेंगे, अणुभार कह रहा हूँ, द्रव्यमान। तो क्या होता है, यानी कि मतलब कापर का होता है 63 और संयोजकता कितनी निकलेगी, संयोजकता होती है 2। तो भाग लगाओगे इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको सूत्र लगा देना है, सूत्र वही होगा W बराबर EIT बटे एफ। तो प्रिय विद्यार्थी जब आप सभी मान रखोगे तो मान रखने के बाद यहाँ पर क्या है, देखिए E का मान इतना है, I का मान कितना है, 2 है, 2 रखिएगा। इसके बाद देखिए T का मान कितना 20 है, लेकिन 60 का गुणा कराना पड़ेगा, कितने का, 60 का, क्योंकि सभी वैल्यू जो है यहाँ पर सेकेंड में लेंगे। टी का मान किस में, सेकंड में निकालेंगे, ठीक है ना, सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि मिनट में है तो हम सेकंड में बदलेंगे, तो 60 का गुणा कराना पड़ेगा। इसके बाद जो जब इसे हल करोगे, हल करने के बाद प्रिय विद्यार्थी कितना आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा 0.78 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो आप हल कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 5 का खा क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रथम श्रेणी की अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। कितने, 10 मिनट में कितनी पूर्ण हो जाती है, 20%। उसके 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो देखिए आपको कैसे करना है, तो एक तरफ हमें जब 20% पूर्ण होती है तो एक तरफ यहाँ पर करना है सवाल को, ठीक है ना, और एक तरफ हमारी क्या करना है, जब 75% पूर्ण हो जाती है तो इस साइड हल करना है हमें, ठीक है ना, दोनों को अलग अलग। तो देखिए जब हमारे पास 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है तो हमारे पास
पास कितनी पूर्ण हो जाती है 20%। ये टोटल हमारे पास अभिकारक कितना रहा होगा तो 100 रहा होगा, कितना रहा होगा 100 रहा होगा, ठीक है ना। तो ए का मान आपको 100 लेना है और कितनी पूर्ण हो गई है 20, तो एक्स का मान कितना लेना है आपको 20 लेना है, क्योंकि परसेंटेज में ना 20/100 करोगे तो 100 में कितनी पूर्ण हो गई है 20, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखने है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 100, एक्स का मान हो जाएगा 20 हो जाएगा। टाइम तो दिया 10 मिनट, टी का मान कितना 10 मिनट। तो आपको सूत्र क्या लगाना है प्रिय विद्यार्थी, सूत्र लगाना है के बराबर 2.303/टी log 10 बेस a/a-x, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर यही सूत्र लगाना है और यहाँ पर भी सूत्र यही लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर टी का मान पूछ रहा है, जब आप क्रिया 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो यहाँ पर क्या ए का मान तो 100 ही रहेगा ना, और 75% पूर्ण हो गए, एक्स का मान कितना है 75 और टी का मान यहाँ पूछ रहा है। तो देखिए दोनों को साथ साथ लेकर हमें चलना है। यहाँ से जब आप मान रखोगे यहाँ पर देखिए, यानी के बराबर जब आप मान रखो 2.303/टी का मान कितना 10 है, log 10 बेस ए का मान है 100 और बी का यानी एक्स का मान कितना है यहाँ पर 20 है, ठीक है ना। ए का मान तो सही रहेगा। जब आप इसे हल करोगे तो हल करने के बाद प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों को जब हल करोगे कितना आएगा 100/80 आ जाएगा, ठीक है ना। 100/80 इसे भी काटोगे आप 20 पंचे 100 20 चौको 80, इतना आ जाएगा ना, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता है जब आप इसे हल करोगे तो log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n होता है, ठीक है ना। m/n का log m माइनस log n होता है सूत्र, ठीक है ना। तो log 5 माइनस log 4 हो जाएगा। ये तो हमारा उसी प्रकार रहेगा, ठीक है ना, इसे साथ साथ लेके चलना है। तो यहाँ log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.69 होती है लगभग में, ठीक है ना। माइनस log 4 की होती है 0.6020 होती है, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। जब इसे घटाओगे, घटाने के बाद तो हमारे पास इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ इसको भी हमें साथ के लेकर चलना है, इसको भी हल करना है पहले। अब देखिए इसे हम हल करेंगे तो के बराबर हमारे पास ये सूत्र लगाओगे तो हमारे पास के बराबर 2.303 टी का मान तो हमें पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर टी का मान पूछा तो हम नहीं कुछ को करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ए का मान हमारे पास दिया है, एक्स का मान भी दिया है। जब आप इसे हल करोगे देखिए यहाँ से ये वैसे ही रहने देना है, यहाँ पर जब घटाओगे तो 25 है, 25 चौको 100 आ जाएगा, ठीक है ना। log 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए log 4 का मान कितना होता है, log 4 का मान होता है 0.6020 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी, अब यहाँ पर के का मान आप रख सकते हैं, क्योंकि के का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया, कितना इतना है ना के का मान, यहाँ पर के का मान इतना है, तो यही के का मान यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर रख दिया है और ये पूरा इस साइड हमारे पास है ही है, ठीक है ना, क्योंकि टी का मान पूछ रहा था। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जब आप इसे हल करोगे, हल करने के बाद फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 68.4 मिनट आ जाएगा, ठीक है। आप हल तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। तो कितना 68.4 मिनट आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यानी 5 का गा का पहला कह रहा निम्नलिखित उपसय संयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। एक्स में है टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट और ये 3 क्या है ऑक्सीडेशन नंबर इसकी किसकी कोबाल्ट की। अब इसके बाद है क्लोराइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है, लिगेंडो के नाम लिखा जाता है। तो टेट्राएमीन तो कितने एमीन है, NH3 कितनी है 4 है, तो NH3 का होल 4 हो जाएगा। डाई एक्वा, एक्वा कितने NH2O 2 है ना, तो H2O का होल ट्वाइस हो जाएगा। इसके बाद कोबाल्ट, ये कोबाल्ट को कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है, ये केंद्रीय धातु परमाणु को इसी साइड में लिखा जाता है, यहीं पर कोने में, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको बंद कर देना है। फिर क्या है क्लोराइड कह रहा है तो Cl3 लगा देना है। क्या कह रहा है क्लोराइड कह रहा है ना, तो Cl3 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद है वाई में कह रहा पोटेशियम डाई ऑक्जेलेटो क्रोमेट और ये 3 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। तो देखिए तो पोटेशियम कह रहा है तो यहाँ पर K3 लिखना है आपको। फिर क्या है क्रोमेट है तो क्रोमियम करना है, ठीक है। क्रोमेट का मतलब होता है यहाँ पर क्रोमियम। और डाई ऑक्सेलेटो तो C2 नहीं ट्राई है, ये डाई नहीं ट्राई है, ठीक है ना। ट्राई का मतलब होता है 3, तो ऑक्सेलेटो कह दे तो C2O4 लगाना। क्या लिखना है C2O4। ट्राई कह रहा है तो होल थ्राइज हो जाएगा, ठीक है। ये है प्रिय विद्यार्थियों इसका सूत्र है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी 5 के गा का दूसरा कह रहा है, ये हमारे पास एक उपसय संयोजन यौगिक है, ठीक है ना, ये 4 माइनस है। इसी प्रकार यहाँ भी उपसय संयोजन यौगिक है, एक 2 प्लस है,
कि तनु विलयनों के रंग भिन्न होते हैं, समझाइए क्यों भिन्न होते हैं, क्यों अलग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारे पास इस कोष्टक में FeCN का होल ऑफ 6 है और 4 माइनस ऊपर, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। किसकी निकालना है, तो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो इसकी जगह x मानोगे। साइनाइड का होती है ऑक्सीडेशन नंबर -1, कितने साइनाइड 6 हैं, बराबर ये जो चार्ज होता है ना बराबर के यहाँ रखा जाता है -4। जब आप निकाल 6 कम 6 हो जाएगा -6, अब बराबर वहाँ जाएगा प्लस के 6 हो जाएगा, घट जाएगा प्लस के 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ऑक्सीकरण संख्या तो हमने +2 निकाल लिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो Fe2+ का, क्योंकि 2 निकल के आया ऑक्सीडेशन नंबर ना, तो Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो निकल के आएगा प्रिय विद्यार्थियों आर्गन और 3d6, क्या हो जाएगा 3d6, क्योंकि 4s2 जो होता है उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसीलिए हम 4s0 को हमने नहीं दिखाया, ठीक है ना। आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना Fe2+ का करना है, ठीक है ना। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपने सीखा भी हो कक्षा 11 में। तो देखिए यहाँ पर क्या साइनाइड जो होता है वो प्रबल लिगेंड होता है, साइनाइड क्या होता है, प्रबल लिगेंड होता है। तो आप जो है डी के 5 कक्षक जब आप बनाओगे, बनाने के बाद प्रिय विद्यार्थी देखिए सबसे 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक करके पहले भरोगे शुरू से लेकर, फिर इसके बाद 5 भर जाएंगे तो लेकिन 6 है तो शुरू से फिर लगाओगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, एक यहाँ से भरोगे, ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन भर गए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भर गए, ठीक है ना। अब देखिए लेकिन यहाँ पर क्या है, साइनाइड है प्रबल लिगेंड, तो साइनाइड क्या करेगा, यहाँ पर जो अयुग्मित होते हैं, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उनको युग्मित करने का काम करता है जो प्रबल लिगेंड होता है। तो ये लिगेंड यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएंगे 2, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी इस डिब्बे में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, n का मान 0 है। तो ये क्या है हमारे पास, इसीलिए ये रंगहीन होता है। ये क्या होता है, रंगहीन होता है, क्योंकि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये रंगहीन होगा, ये पूरा कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं इसे, तो जब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे इसकी जगह x और H2O का होता है 0, ये 6 का गुणा कराओगे यहाँ 2+ बराबर के यहाँ रखोगे, ये तो 0 हो गया, x का मान कितना निकाला 2+ आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उतना ही रहेगा, Fe2+ यहाँ भी है, Fe2+ यहाँ भी है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ H2O क्या है, दुर्बल लिगेंड है, H2O क्या है, दुर्बल लिगेंड है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, दुर्बल लिगेंड है, ठीक है ना। तो दुर्बल लिगेंड है तो क्या होगा, ये दुर्बल लिगेंड इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाता, ये ध्यान में रखिएगा, जैसा था वैसा ही रहेगा ये, ठीक है ना। लेकिन साइनाइड क्या कर दिया था, युग्मित कर दिया था, लेकिन ये युग्मित नहीं कर पाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी कारण क्या है, ये रंगीन है और ये रंगहीन है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है, दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर के कारण तनु विलयनों के विभिन्न रंग होते हैं, क्योंकि अंतर है ना दोनों में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक में है ही है नहीं और एक में है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, 5 का घ है, निम्न पदों को समझाइए। पहला ज्यूटारायन, दूसरा पेप्टाइड बंध, तीसरा प्रोटीन की प्राथमिक संरचना और चौथा है पॉलीसैकेराइड। तो देखिए ज्यूटारायन कहते किसे हैं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा ज्यूटारायन। क्या कहे, ज्यूटारायन, तो लिखना है आपको ऐसा आयन जिसमें एक ही अणु के भीतर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के क्या होते हैं, आवेश होते हैं, लेकिन कुल आवेश क्या होता है उनका 0 होता है, ज्यूटारायन कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक कंपाउंड है, ये क्या है, कंपाउंड जिसको कहते हैं अमीनो अम्ल, क्या कहते हैं, अमीनो अम्ल। इसमें क्या है, जब जो है हमारे पास H+ यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा NH3, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारे पास जहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेश हो, धनात्मक भी है ऋणात्मक है, तो ये एक प्रकार क्या है, ज्यूटारायन, एक प्रकार क्या है, ये ज्यूटारायन है, ठीक है ना। यही लिखा है, यहाँ पर आप परिभाषा देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं उदाहरण से, ठीक है ना। दोनों आवेश हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, दोनों आवेश होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ज्यूटारायन कहते हैं। अब देखिए पेप्टाइड बंध के बारे में, यहाँ पर क्या प्रिय विद्यार्थी पेप्टाइड के बंध के बारे में पूछ रहा है। पेप्टाइड बंध, तो जब 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्लों को आपस में मिला दिया जाता है तो एक बंध बनता है, जिसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो अमीनो अम्ल, जैसे ये हमारे पास एक अमीनो अम्ल है ना, ये तो ये एक अमीनो अम्ल होगा, एक ये भी अमीनो अम्ल है, दोनों एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल है, दोनों को हमें क्या करना, आपस में मिला देना है। तो जब आपस में मिलाओगे H+ यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, H2O निकल जाएगा, तो ये हमारे पास CO और यहाँ से NH बचेगा, तो जुड़ जाएंगे ना CONH, बाकी ये पूरा रहेगा ये हमारे पास, और ये साइड का पूरा भी यहाँ पर रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पर OH निकल गया, OH निकल गया, तो CONH बचेगा। इसी को क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास बना, ये बंध बना, ये इसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं प्रोटीन के प्राथमिक संरचना।
तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में लिखना है आपको। अमीनो अम्लों का एक रैखिक अनुक्रम होती है, क्या होती है? अमीनो अम्लों का एक रैखिक अनुक्रम होती है रेखा में, ठीक है ना, जिसमें अमीनो अम्ल सहसंयोजक पेप्टाइड बंधों द्वारा एक साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। ये आपको इतना लिख के आना है। इसके बाद देखिए पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक क्या होता है? प्रकार है। क्या? एक प्रकार का प्रकार होता है पॉलीसैकेराइड, जो मोनोसैकेराइड नामक कई छोटी शर्करा इकाइयों से क्या होता है? मिलकर बनता है। बहुत सारी मोनोसैकेराइड मिल करके किसका निर्माण करते हैं? पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और ग्लाइकोसिडिक बंधों से क्या होते हैं? वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना, ध्यान में रखना, यही इसका आंसर है। तो आई होप प्रिय विद्यार्थियों इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। मैं अंतिम पार्ट इसका लेकर के आऊंगा। यदि यह हमारा वीडियो आपको प्रिय विद्यार्थियों समझ में आ गया हो तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को, ठीक है ना। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जरूर कर लीजिएगा, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।